अमूल दूध पीता है इंडिया। क्यों नहीं रही? ये तो चलता आ रहा है सदियों से। मेरी मलती मनी दलील, मेरी बड़ी बामती बोलती, अब मैं अपनी बच्चों को बोल रही हूँ। पता है कि विमेन ने इसमें एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी लिया है एंड मोस्ट ऑफ, लेकिन हमने ये वहाँ पे मिस आउट कर दिया कि जो दे आर बिकमिंग स्टेक होल्डर्स, ये इनमें हम पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में हम पावर दे रहे हैं, लेकिन हमने ये यहाँ पे मिस आउट कर दिया कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है और जो इनकी लिटरेसी है, जो इनकी एजुकेशन है, उस पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. हमने ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है. नो डाउट हमने देखा कि वो डाउन ट्रॉडन रीजन से हैं और एरियाज से हैं और कम्युनिटीज से हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा वेदर दे विल बी एबल टू टेक देयर कम्युनिटी टुवर्ड्स डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक वो खुद लिटरेट नहीं होंगे, वो खुद एजुकेटेड नहीं होंगे, वो कैसे दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और वो कैसे दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, औरतें इसमें, मेरी बेटी ने भी बोला कि इसमें इलिटरेसी ज़्यादा आ गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी. तो सबसे पहले बात आप देखेंगे, अगर यहाँ एक आर्ट टीचर को लगाना है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2. जब हमें असेंबली मेंबर बनाना होता है, लोकसभा का मेंबर बनाना होता है, पंचायत मेंबर बनाना है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. जो हम सब पर गवर्न करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, जो 20 बच्चों को पढ़ाएगा उसके लिए क्वालिफिकेशन है. एक दूसरी बात, जो कश्मीर की सिक्योरिटी पोजीशन है, जो यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी है, उससे जो लिटरेट होता है वो पहले सोचता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से फायर आएगा, मैं मर जाऊँगा, वो इलेक्शन में नहीं आता है. जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो ये कम ही सोचता है, वो कहता है मरना तो मरना है, मैं इलेक्शन में, हम बोलते हैं नीचे सतह से हुकूमत करना, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं से. तो मैं इसके लिए सहमत हूँ कि औरतें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वो ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे कौम के लिए. पार्टी से होगा, सारा थ्रेट से होगा, तो अच्छे लोग तो कभी यहाँ आएंगे नहीं कश्मीर में. यहाँ ऐसे हालात पैदा किए हैं, जो अच्छे लोग हैं वो सामने नहीं, वो जाके वो पीछे बैठ जाते हैं कहीं, तुम शु पनुन पान बचावा कुन जाए गोफन मस. इसीलिए ये बेचारे लूले लंगड़े लोग आ जाते हैं. अनपढ़ ही सही मैं मानती हूँ, लेकिन जो काम करना था, ये इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को रिजर्व किया है ओनली फॉर वुमेन, तब जाके वुमेन सामने आई. अगर ये रिजर्वेशन ना होती तो वुमेन सामने नहीं आती, वो पंच सरपंच वगैरह ये नहीं बन पाती. तो अगर हमने और इनको एम्पावर करना है, फर्दर इनके इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मुझे लगता है, मेरी राय है कि हर एक जो वार्ड है, पंचायती वार्ड, इसमें हमने 2 पंचेस इलेक्ट करने हैं. एक तो सेपरेट होना चाहिए फॉर वुमेन, एक होना चाहिए मैन के, तब जाके वुमेन की एम्पावरमेंट प्रॉपरली हो सकती है. थैंक यू. खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी रोनमा हो रहे हैं. इसमें समाज का क्या रोल बनता है? डोमेस्टिक वायलेंस तभी हम इरेडिकेट कर सकते हैं जब हम वुमेन को एम्पावर करेंगे. और जो हम बोल रहे थे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, उसमें 33% तो है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि देयर आर ऑल अदर फिजिकली चैलेंज्ड एंड जो सोशल कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका भी उसमें एक प्रोपोर्शन बनता है. दैट इज़ वाई हमने वुमेन को एक 33% रिजर्वेशन दी है डिफरेंट सेक्टर्स में. लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हम टैकल तभी कर सकते हैं. शिकार हो रहे लड़कियां ही नहीं, औरतें ज़्यादा, उनमें औरतों का ज़्यादा रोल है. उसमें डावरी बहुत बड़ी एक चीज़ है, और मुफलिसी गरीबी भी में उसमें एक बहुत बड़ी वजह है. बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी तक ओवर एज हुई है, उनकी शादियां नहीं हुई है, क्योंकि उनमें हमारा जो अभी हमने छेड़ा कि हम इस्लाम की बात अगर हम करेंगे तो उसको मद्देनज़र रखकर हम ये चीज़ें मैटर नहीं कर सकते हैं इसमें कि हमें कोई गरीब है या कुछ उसके पास कोई सहारा नहीं है कि उसकी शादी से हम परहेज़ करें. मगर मेरी एक ख़ास ज़ाती तजुर्बा है कि यहाँ पर बहुत सारा इस्तिसाल बहुत सारी छोटी बच्चों पर हो रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस कि एक औरत ही औरत पर इस्तेसाल करती है. वो एक ही जब अपनी माँ से निकलती है, दूसरे घर पे जाती है, तो वो उसकी सास जो होती है वो ये नहीं समझती है कि मैं भी एक सास हूँ थी, एक बहू थी. तो उसके बाद वो उस पर इस्तेसाल करना शुरू करती है. क्या तमिस नेचू गो पन टोट, पे तमिस बसान यह कूर, यह बड़ बलाय आय मे मे नेचुई. तो यह सा यह अमि खतर छस बह ये डोमेस्टिक वायलेंस सानि कशीर मज सारी खुद ज़्यादा बढ़ान.
مے گئی واریاہ کال وچھان کہ ڈومیسٹک وائلنس سۭتۍ تیٖتیاہ ڈپریشنس منٛز تیٖتیاہ ڈِزیٖز چھِ تیٖژاہ بٮ۪مارِ چھِ تیٖژاہ زنان چھِ یژھان یِمن مےٚ پانہٕ تہِ کاونسلنگ کٔر کہِ خۄدکٔشی ہُنٛد رجحان مہٕ کٔرِو تُہۍ اختیار کینٛہہ امہِ خٲطرٕ بِہِو تُہۍ زِندٕ امہِ خٲطرٕ چھُ لڑُن امہِ خٲطرٕ تتھ منٛز چھِ تِہنٛدۍ خاندار تہِ ذمہٕ وار تِہنٛدۍ بٲے تہِ ذمہٕ وار تِہنٛدۍ مٲلۍ تہِ ذمہٕ وار تِہنٛدۍ یِم ہیہرباب ہش چھِ آسان تتھ منٛز تِم تہِ چھِ ذمہٕ وار کیازِ تٔمِس بِچارِ چھِ اگر سۄ أرنِنٛگ ہینٛڈ آسہِ تٔمِس چھُ دۄہ ؤرکِنٛگ آسہِ تٔمِس چھُ نیرُن تورٕ چھِ تٔمِس سۄے کَرٕنۍ سۄے کٲم چھِ تٔمِس کَرٕنۍ واپس یِتھ کہِ بیٚیہِ آسٮ۪س نہٕ تٔمِس کانٛہہ رٲضی اِسلیے یُس یہِ ڈومیسٹِک وایلنس چھُ یۄس أسۍ یہِ ساروی کھۄتہٕ سماج سٲنِس منٛز بدعت چھِ یہِ سانیو نبیو کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو کہِ دہیج ہیوٚن تہِ چھُ بدعت تہٕ دیُن تہِ چھُ بدعت اگر أسۍ تتھ فالو کرو سٲنِس سماجس منٛز گژھِ نہ ڈرگ نہ گژھِ کانٛہہ قتل نہ گژھِ کانٛہہ غارت نہ گژھِ کانٛہہ خوٗن ریٖزی نہ گژھِ کانٛہہ ڈومیسٹِک وایلنس اسلیے اَسہِ چھُ پننٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد تِمن چیٖزن کٲم یِم سٲنِس یتھ سماجس منٛز چھِ اکھ بوٚڑ بار رول کران سُہ گوٚو سون اکھ بوٚڑ اکھ چیٖز اکھ سون معاشرٕ اکھ اگر بہٕ کرٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ رشتہٕ کہِ مےٚ چھُ پنُن پان تھاوُن اکھ آزاد سونچس منٛز کہ میں بھی ایک بیٹی تھی. نوجوان ہر معاشرے کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. گمراہ ہوئے نوجوانوں کو ہم پٹری پہ کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ ان کو ہم پیار سے واپس لا سکتے ہیں. ان کو ہم زبردستی کوئی چیز نہیں کر سکتے, اس سے معاشرہ اور بھی بگڑے گا. ان کو اکنامک ہم سٹرانگ کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے. اور یہاں پہ کشمیر کی بات جہاں تک میں کر رہا ہوں, یہاں یہ ساری چیزیں اس کے اپوزٹ جا رہی ہیں. نوجوانوں کو آپ واپس نہیں لا سکتے, جیسا آج چل رہا ہے ایسے وہ واپس نہیں آئیں گے, وہ ہر روز بگڑیں گے. وہ تو ایک تو وہ کمزور ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے کیونکہ آپ نے سکول بند رکھے ہیں. حاجی صاحب, تعلیم یافتہ بھی گمراہ ہو رہے. میں بتاؤں گا. دوسری یہ بات ہے کہ جو لوگ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پی ایچ ڈی والے لڑکے بھی کچھ گمراہ ہوئے ہیں. وہ اس لیے پی ایچ ڈی کر کے بھی وہ گھر میں بیٹھ کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں, جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جب کسی کو ہم زیادہ تکلیف دیں گے, جب اس پر کوئی چیز زبردستی تھوپیں گے, وہ تو وائلنٹ ہو جائے گا, وہ تو خلاف ہو جائے گا. جو چیزیں یہاں ضرورت تھی وہ تھا پیار. اگر کسی کو روزگار ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو وہ کیوں یہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے؟ یہ جو کیڑا ہے نا, اس کیڑے کو آپ ماریے, ایک بار اس کیڑے کو آپ ختم کیجئے, آپ ٹوٹلی اس کا روٹ یہاں سے نکالیے. یہ جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں دوسرے, وہ تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرا کوئی بھائی مجھ سے جدا نہیں ہوگا, کسی بھائی کا بہن جدا نہیں ہوگا, کسی ماں کا بیٹا کہیں نہیں کھوئے گا. صرف ہمیں کیا کرنا ہے, جو پرابلم ہے, جو وہ کیڑا ہے, اس کیڑے کو آپ مار دیجئے. آپ کے پاس کون سے پالیسیز ہے, لیکن جو بھی پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے, اس پالیسی کو پیار سے اختیار کیجئے. لو, اونلی لو سلوشن ہے اس چیز کا. ہمارے لگتے جگر ہم سے جدا نہیں ہوں گے جب تک ہم جو وہ چیز ہے, جس چیز کو آپ کہتے ہیں ختم کیجئے, وہ چیز آپ پیار سے ختم کیجئے. یہاں کوئی لگتا جگر کسی سے جدا نہیں ہوگا. جو انڈیا ہے بہت بڑا کنٹری ہے, سیکنڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ ہے, 30 اسٹیٹس ہے. کشمیر جو تھا اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی تھی. کشمیر کا جو فلیگ ہے وہ الگ تھا, کشمیر کی کانسٹیٹیوشن جو الگ ہے, کشمیر میں J&K بینک ہے, کشمیر گورنمنٹ کو ریزرو بینک آف انڈیا سپورٹ نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو کشمیریوں کو تھا, یہ اندر ایک ہے. اگر کوئی روڈ بند ہے, آپ ڈوزر لا کے روڈ کو کھول سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ چینج ہیومن تھنکنگ انلیس اینڈ انٹل. جو میری بیٹی نے بولا ہے کیڑا, وہ کیڑا جو ہے نا, سولوشن آف کشمیر از دا کی. Unless and until Kashmir issue is not resolved once and for all, with peace, with dialogue, with love, with affection, you cannot bring those people. It will be, till now, we had seen illiterate people were joining militancy, etc. Now, from last year, you see, postgraduates, employed people, KS officers, IS officers are joining. There is something. Illiterate, you can make him to join, but a PhD scholar, you cannot make him. He has his own thinking. There is something beyond. There is something, not only Pakistan. We are always blaming Pakistan without redressing the core issue. Kashmir is the core issue. It has to be resolved once and for all as per the guidelines given about Kashmir. By abrogating 370, by abrogating 35, no, you are me. I will say, before Article 370 was here,
we were mostly Indians. Presently we say most of the people who were truly Indians, they are hating India. मैं अपने घर की बात कर रही हूँ ग्रास रूट लेवल से, कि हमें अपने नौजवान जो है हम उनको इग्नोर करते हैं. कैसे करते हैं कि उसी वजह से वो गुमराह होते हैं. वजह ये है कि सब अपने अपने काम में मस्त है. उसका खास रुझान है आजकल का, जो अभी मेरी ये बेटियां बोल रही थी कि नेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, उसके बगैर कुछ चल ही नहीं सकता. लेकिन हम एक दूसरे को न दुख दर्द बांट सकते हैं, न एक दूसरे के पास जाते हैं, न किसी की कोई प्रॉब्लम सुन सकते हैं, न किसी के पास कोई टाइम है सुनने के लिए, जो कि हमारे इस्लाम ने बहुत ही मना किया है. हमारी सोसाइटी इसीलिए जो हमारे नौजवान हैं उनको कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है. उनकी माँ अपनी काम के साथ बिजी होती है, उनका बापा अपने काम, उसके दोस्त अपने, बस एक दूसरे के लिए बस उनको हाय हेलो के लिए बस टाइम है. यही वजह है अगर हम ग्रास रूट लेवल पर जाए, बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ कोई अनएम्प्लॉय नहीं है. यहाँ पे हम मजदूर लाते हैं बाहर से धान कटाने के लिए, हजामत करने के लिए. अगर यहाँ की हजाम बाइयों की बात करेंगे तो हजारों बेरोजगार रोजगार मिलेगा उनको. प्योरली प्यूरिफाई नहीं हो सकते हैं, कोई चेंज नहीं आ सकता. रिश्वतखोरी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम अपने हाथों से ये बंद न करें. एक्चुअली मसला यह है, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं, सर हमें इसकी मजबूरी कल है, वो वहाँ से हमें उठता है मैम अभी 4 दिन लगेंगे, 5 दिन. अकॉर्डिंग टू मी हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो उनको रोक सके. ये सबको पता है, पुलिस खुद भी लेती, मेरे अपने अबू पुलिस में है, लेकिन मैं नहीं कहती, मतलब वो लेते हैं, मतलब जिसको लेना होता है वो लेते हैं, अपने पे डिपेंड करता है. तो हमें रिश्वतखोरी है, इसको हम कैसे जड़ से उखाड़ेंगे. ऑब्वियसली हमें खुद में ही सुधार लाना है, हमें पेशेंस दिखानी है. अगर किसी काम के लिए जाना है, हमें कहते हैं 1 घंटे के बाद आए या 2 घंटे, यार थोड़ा सी पेशेंस खुद में रखो, 2 घंटे के बाद जाए, चलो 2 दिन भी दीजिए, एक एक्सपेरिमेंटल आप कीजिए, 3 दिन के बाद जाए. 500 रुपये मत दीजिए, लेकिन अपना टाइम थोड़ा सा उनको दीजिए, आपका काम हो जाएगा. खुद को ही सुधारना है हमें, तब ये रिश्वत खानी यहाँ से ख़त्म होगी. जब हमें पहले ही हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रिश्वत से बने हो, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनको रोक सकते हैं, अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं. जब वो बहुत बड़े ओहदों पर है, उन्होंने कुर्सियाँ पैसे से हासिल की होंगी पहले ही, तो हम उनके खिलाफ, हमारे पास उतना पावर नहीं है, क्योंकि राइट्स भी उतने पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो पहले हमें उस पैसे की वजह से दबा देते हैं. हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करप्शन के खात्मे के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया है. ये किस कदर फायदेमंद साबित होगा? पहले हमें करप्शन समझना चाहिए. करप्शन क्या होता है? सिर्फ पैसा ही करप्शन है. मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, ये सबसे बड़ा करप्शन है. जब मैंने अपनी कुर्सी स्कूल में छोड़ दी, एक लड़के को मैंने मजबूर कर दिया कि वो प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाए, यही करप्शन है सबसे बड़ा. तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आपको वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना है. जब वर्क कल्चर इंप्रूव हो जाएगा तो जो भी बंदा आएगा, तहसील ऑफिस पर आएगा, किसी ऑफिस पर आएगा, उसका काम जब होगा तो करप्शन होगा नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें वर्क कल्चर को बनाना. हाँ, अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है सदियों से, हम हर साल सुनते हैं कि ये बनाए. जब तक लोगों का मन जो है, कॉन्शियस जो क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक ये, क्योंकि जब मैं टाल मटोल करूँगा 4 दिन, उस लड़की ने बोल दिया, फिर करप्शन देना लाजमी है. और लोगों को भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, 2 दिन 4 दिन, तब उनका काम होगा. अगर काम होगा तो करप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनरेबल एलजी ने कोशिश की कि ट्यूशन सेंटर जाने के बाद वहाँ पर मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन अपने स्कूल में जहाँ मुझे पे मिल रहा है, बहुत सारा पे, लेकिन वहाँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ. तो वो बच्चे भी आज यही सीखते हैं कि मुझे आगे काम नहीं करना है, अपने इंस्टीट्यूशन में मुझे कहीं और जाना है जहाँ मुझे पैसे मिल सकते हैं. तो इसलिए डॉक्टर्स भी इसमें मुलव्वस हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बाकी पॉलिटिशियंस भी. जितना हम करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें उतना ही बढ़ रहा है. सिंपली हम सबको ऑनेस्ट बनाए ताकि करप्शन खुद ही होते ग्राउंड पे. अगर वैसे ही कानून फिर बन गए करप्शन को रोकने के लिए, फिर जी मेरा सलाम है, यहाँ पे वैसा ही होना है, जो होता है वैसा ही रहेगा. अगर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो स्ट्रिक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से, वो शुरू करते हैं, जैसे इन्होंने आज डायरेक्ट लिया है ऊपर से फ्लाइट PR दिल्ली,
اگر وہ چیز کرتے ہیں گراؤنڈ سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہوگا اس میں. اور دوسری بات وہاں پہ چیک کرنے کی ضرورت وہ ہے جو پنچ سرپنچ جو آج گراؤنڈ سے کام کرتی ہے حکومت, جو ہمارے افسر بیٹھے ہیں نا سر, وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں آج, وہ صرف ہے ادھر ادھر گھومنے کے لیے. کیس افسر ہمارے یہاں سے وہاں سے چلنے کے لیے, کام جو ہو رہا ہے اوپر سے اور گراؤنڈ سے. یہ جو چیزیں اگر ان کو گراؤنڈ میں کچھ چیزیں امپلیمنٹ, ان کو دیکھنا آج اگر سرپنچ کی انکم اتنی ہے, آپ سر اسی ڈیبیٹ میں یا کہیں اور 5 سال کے بعد دیکھیں آپ اس سرپنچ کی وہ کتنا ویلتھ بنا دیتا, وہ کہاں سے آتا ہے, وہ بھی تو کرپشن ہے. سرکار کی طرف سے ڈی لمیٹیشن کا عمل جاری ہے, تاہم ایسے بھی کئی سارے علاقے ہیں جہاں پنچایت راج کے حوالے سے بنیادی ڈھانچہ بھی دستیاب نہیں ہے. اس کی طرف سرکار کو توجہ دینی چاہیے. کشمیر میں اس وقت ہمارے اسمبلی میں 80 سیٹس ہے, ان کو بڑھانا ہے 87. کسی سیٹ کو آپ کوئی پارٹ کاٹیں گے, کسی کو ایڈ کریں گے. جو کانسپریسی جو ہم سن رہے ہیں کہ جموں کو بھی کشمیر کے ایکولنٹ کیا جائے گا, کہتے ہیں جموں میں جو کانسٹیچوئنسی وہ بڑے ہیں ان کو انلارج کیا جائے گا, بعد میں جو الیکشن بنے گا اس کا جموں کا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر بن سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک وہاں کا نہیں بن رہا تھا. ایک پنچایت, جیسے ہمارے میڈم کا کوشچن ہے کہ پنچایتی نظام پورا نہیں ہے تو ڈی لمیٹیشن, یہ گورنمنٹ تک ہے, وہ پنچایتی راج کو سائڈ میں رکھ کر بھی ڈی لمیٹیشن کر سکتی ہے if it is in their interest. Good fence always make a good nation. تو جو یہاں پر بات چل رہی ہے کہ کشمیر پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, تو اس کا آنسر ایسے میں دوں گا کہ کسی دانشور یا ہم کہیں کہ سائنٹسٹ نے کہا ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو جیسے وہاں سے ہمیں ایکشن ہو رہا, نقصان جو ہوگا وہ ہم کشمیریوں کو ہوگا. لداخ از پارٹ آف JNK اسٹیٹ, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ کسی دوسری جگہ کو تقسیم کرنا نہیں چاہیں گے. نمبر 3 یہ ہے کہ جب انڈیا 6 بار ڈائلاگ کر سکا پیس پروسیس کے لیے چائنا کے ساتھ, what is problem to speak with Pakistan? They need to speak also with Pakistan, جس سے ہمیں آرام ہو, جس سے یہاں پہ شانتی آ جائے, جس سے یہ جو گولہ باری ہے یہ بند ہو جائے, جس کا سب سے زیادہ بڑا نقصان کشمیریوں کو ہوتا ہے. چین کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیے, نہ جموں کشمیر کا حصہ چین کو دینا چاہیے نہ پاکستان کو دینا چاہیے. وہ کشمیر کا, جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہے, یہ اسی کا حصہ ہے, یہ اسی میں رہنا چاہیے. حضرت بابا ریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کیا پیغام ہے امن کے حوالے سے یا بھائی چارے کے حوالے سے, وہ کیا چاہتے تھے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بابا پیام الدین رشی صاحب مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے, وہ ہمارے پیر رہ چکے ہیں, تو وہ بھی اسلام میں ہی تھے. تو اسلام کا مطلب ہی ہے کہ امن, تو امن وہ یہاں پر آئے تھے تاکہ امن کا پیغام ہی لے کے آئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ امن کے ساتھ ہی شانتی ہے. تو یہاں پر جب شانتی ہوگی, امن ہوگا, تبھی یہاں کی جو عوام ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. حضرت بابا ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام جو ہے وہ ہے بردرہڈ کا, میوچول ریلیشنز کا. ان کا جو, میں اس کو 1 ورڈ میں کہنا چاہتا ہوں, ان کا جو پیغام ہے وہ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو. تھینک یو. حضرت پیام دین رشی صاحب کا یہی پیام ہے کہ امن ہو, آپس میں بھائی چارہ ہو, شانتی ہو. یہاں کی سبھی, یہ تو ریشور ہے کشمیر, اس کو ریشور بولا جا رہا ہے, ریشیوں منیوں کی بنی ہوئی ہے. تو یہاں آپ سب جہاں پر یہاں بیٹھے ہیں ہم, یہاں تو چرچ ہے, وہاں مندر ہے, آگے مسجد ہے, یہاں تو ہم سارے بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم امن کے خواہ ہوں گے انشاءاللہ. آج تک اگر ہم کسی بھی بزرگ کی تعلیم دیکھیں گے تو انہوں نے سب نے ایک ہی تعلیم دی, وہ ہے امن کی تعلیم.
उन्होंने मेहमान नवाजी की तालीम दी, जो कश्मीर के अब तक एक रिकॉर्ड रहा है। जो भी यहाँ आता है हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये सब हमने सीखा है इन बुज़ुर्गों से, जैसे बाबा पयामुद्दीन ऋषि अलैहि रहमा हमारे यहाँ पर बाबा ऋषि जिसको हम आम तौर पर कहते हैं, सब ने यही तालीम दी है कि अमन से रहो, अमन से जियो, किसी पे जुल्म ना करो और ना किसी को अपने ऊपर जुल्म करने दो। मेरा सवाल है, मौजूदा तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे इस वक्त चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये तो पूरा फ्लॉप ही है। ऐसे जहाँ पर लॉकडाउन में है या फिर कश्मीर में हमारे जो हड़ताल रहते हैं रोज़ बरोज़, तो ऐसे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉप है। जो और इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जितनी यहाँ पर इलिटरेसी होगी उतना ही डेवलपमेंट कम होगा, और डेवलपमेंट कम होने की वजह से तो आप जानते हैं कितने सारे मसले हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है और हम उसको ठीक कर रहे हैं, असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अभी भी उस कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे हैं, और जो अभी भी हमारे टॉपिक्स या जो भी कुछ लेसन्स हैं हमारी एग्जिस्टिंग बुक्स में, वो अभी भी वो पिछले पुराने ज़माने के हैं। और जो कॉलोनियल सिस्टम है वो दुनिया में कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और ना ही वो किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम देखते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो है लाइक स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे दे आर रैंक्ड 1, रैंक्ड 2 एंड रैंक 3। दे आर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आर अमंग द फर्स्ट 10 और 20 कंट्रीज जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को बेस्ट माना जाता है, विच मीन्स दैट हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वी हैव टू इनकलकेट एंड कल्टिवेट अ फ्यू थिंग्स एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो इस बेटी ने बोला है सिलेबस के बारे में, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर टोटली यूजलेस, और हमने भी अथॉरिटीज़ को कई बार बोला है कि सिलेबस को थोड़ा न्यू करो, सिलेबस में नई नई चीज़ें लाओ, तो उससे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगर आपकी कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं, स्क्रीन पे डिटेल्स दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।